तो स्टूडेंट्स, आज हमारी न्यू टॉपिक पर एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज एटॉमिक मास पढ़ने से पहले आप पहले लफ्ज पे गौर करें। पहले हमने पढ़ा था मास नंबर, उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो एडिशंस थी उसको हम मास नंबर या एटॉमिक मास नंबर कहते थे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव में क्या करते थे कि दो चीज़ों को रिलेट करते थे, दो मासेस को, किसी भी एक मास को रिलेट करते थे कार्बन 12 के मास से। ठीक है, तो उसके नतीजे में जो हमें मास मिलता था उसका कोई यूनिट नहीं था और उसको यूनिट प्रैक्टिकल पर्पस के लिए दिया गया एटॉमिक मास यूनिट। तो नतीजे में हमें रिलेटिव एटॉमिक मास मिला। अब हम पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज का माना होती है मीन, किसी चीज का एवरेज या जनरल निकालना। ठीक है, या मीन निकालना। तो आखिर एवरेज एटॉमिक मास है क्या और उसकी जरूरत क्यों पड़ी, या ये कंसेप्ट क्यों मतलब निकला, ये हमने क्वेश्चन भी लिखा है कि वी हैव मास नंबर रिलेटिव एंड रिलेटिव एटॉमिक मास कंसेप्ट, देन व्हाट इज द रीजन फॉर एवरेज एटॉमिक वेट कंसेप्ट। अब इसका रीजन क्या था कि एवरेज एटॉमिक वेट का कंसेप्ट हमें पढ़ना पड़ा या देना पड़ा हो। उसका रीजन ये है कि आपने एटॉमिक मास नंबर पढ़ा हो या आपने रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा हो, तो उसमें आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा कि तीन आइसोटोप्स थे, तीनों के मासेस अलग अलग थे। अब आप हमेशा इसमें कंफ्यूज रहेंगे कि जी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 पर याद करें, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 याद करें, या हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 3 याद करें। क्यों? क्योंकि उसके तीन आइसोटोप्स हैं जिनके मासेस डिफरेंट हैं। आप हीलियम पे परेशान रहेंगे, कार्बन पे परेशान रहेंगे कि जी कार्बन कौन सा मास याद करें, कार्बन 12 का मास याद करें, कार्बन 13 का मास याद करें, कार्बन 14 का मास याद करें, या ऑक्सीजन के डिफरेंट आइसोटोप्स हैं। तो अब उस सिचुएशन को समझने के लिए और उसे एक आसान तरीका देकर समझाने के लिए जो कि सबके लिए हेल्पफुल हो, तो उसके लिए एक कंसेप्ट दिया गया एवरेज एटॉमिक मास। इसमें क्या किया गया कि जी मतलब जो आइसोटोप्स ज्यादा कॉमनली मिलते हैं उनकी परसेंटेज के हिसाब से, यानी उनके जितने कॉमन मिलते हैं उतनी परसेंटेज उनकी ज्यादा होगी, तो उस परसेंटेज के हिसाब से ओवरऑल आइसोटोप्स के मासेस को कंक्लूड किया गया, और कंक्लूड करने के बाद एक फाइनल एटॉमिक मास निकाला गया और कहा गया कि जी फलां एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स हैं उन सबको जब कंक्लूड करेंगे तो उनका जनरल या एवरेज एटॉमिक मास ये होगा। तो हमें पता चलेगा कि जी हाइड्रोजन का जनरल या एवरेज एटॉमिक मास ये है, हमें यही याद करना है स्टूडेंट लाइफ में। ठीक है जी, कार्बन का जनरल या एवरेज एटॉमिक मास ये है, हमें ये याद करना है। तो ये असल में एवरेज एटॉमिक मास क्या है, इसकी अब डेफिनेशन पढ़े। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ द मासेस ऑफ इट्स आइसोटोप्स ईच मल्टीप्लाइड बाय इट्स नेचुरल अबंडेंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि क्या किया जाता है, जो भी आइसोटोप्स हैं उन किसी भी एलिमेंट के, सपोज हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, तो उन तीनों के आइसोटोप्स के मासेस को ऐड किया जाएगा। कैसे कैसे ऐड किया जाएगा? इस तरह ऐड किया जाएगा कि उनमें से हर एक आइसोटोप की जो नेचुरल अबंडेंस है, यानी मौजूदगी में जो परसेंटेज है, मसलन जी 97% फॉर सपोज हाइड्रोजन का प्रोटियम मिल रहा है, ठीक है, सपोज कर रहे हैं हम, और जी ड्यूटेरियम 1% मिल रहा है, या 0.2% जो है ट्राइशियम मिल रहा है, तो उन तीनों को उनकी परसेंटेज के हिसाब से उनसे मल्टीप्लाई करने के बाद, एक दूसरे के साथ ऐड करने के बाद जो हमें जनरल एक एलिमेंट का एटॉमिक मास मिला, उसे हम एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखें, इट इज द एवरेज ऑफ मासेस ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। हमने रिलेटिव एटॉमिक मास में पढ़ा कि उनकी क्वालिटी यह है कि वो सिंगल आइसोटोप के मास को इंडिकेट करते हैं। हमने मास नंबर में भी पढ़ा कि वो किसी भी एक आइसोटोप के मास को इंडिकेट करते हैं, जबकि एवरेज एटॉमिक मास सब के सब आइसोटोप्स का कंक्लूडेड एवरेज होता है, यानी वो सब के सब आइसोटोप्स के जनरल मास को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब इसको किस तरह किया जाता है कि जी मास नंबर जो है किसी भी एक आइसोटोप का, उसको हम निशानी देंगे एम, एम फॉर मास नंबर, एम फॉर मतलब ये निशानी रख दी है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसकी नेचुरल अबंडेंस यानी एफ से। एफ नेचुरल अबंडेंस है, यानी परसेंटेज, कितनी परसेंटेज में वो नेचुरली मिलता है, और एम जो है उसका मास। जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हर एक आइसोटोप को, और उसके बाद सब के सब आइसोटोप्स के इस तरह नेचुरल अबंडेंस और मासेस की मल्टीप्लिकेशन को बाद में ऐड करेंगे, तो हमें फाइनल एवरेज एटॉमिक मास मिलेगा। ये इसका फार्मूला है।
एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू ये नेचुरल अबंडेंस किसी भी एक आइसोटोप की, उसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले उसके मास नंबर से, फिर उसको बाद ऐड करेंगे, मसलन ये एक पॉइंट हल करेंगे, उसके बाद इसको ऐड करेंगे दूसरे आइसोटोप की नेचुरल अबंडेंस और मास नंबर के साथ जो मल्टीप्लाई होंगे। इस तरह जितने भी आइसोटोप्स होंगे उनमें से हर एक आइसोटोप की नेचुरल अबंडेंस को मल्टीप्लाई करेंगे हम उसके मास नंबर से, और जब वो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आएगा तो सब के सब रिजल्ट्स को एक दूसरे के साथ ऐड कर देंगे, और एडिशन के बाद जो मास या जो रिजल्ट मिलेगा उसे हम एवरेज एटॉमिक मास कहेंगे। यहाँ पे ये एक एग्जांपल समझें, मास नंबर्स एंड परसेंट अबंडेंसेस ऑफ कार्बन 12 एंड कार्बन 13 आर 12.0 एंड 13। अब ये देखें, कार्बन 12 का जो मास है वो है 12.0000 और कार्बन 13 का जो मास है वो है 13.003355। कार्बन 12 की जो नेचुरल अबंडेंस है वो है 98.90% और कार्बन 13 की जो नेचुरल अबंडेंस है वो 1.10% है। अब ये तो हमें मिल गया कि आप इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिला दें, ठीक है, और इन दोनों को आप एक दूसरे के साथ मिला दें, सही है। तो ये उसके बाद क्या है कि अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए। फर्स्ट चेंज परसेंट अबंडेंस टू अ डेसिमल बाय डिवाइडिंग बाय 100। नाउ अबंडेंसेस आर, अब क्या करेंगे, ये जो परसेंटेजेस हैं, तो स्टूडेंट्स आपने मैथमेटिक्स में सीखा होगा कि ये जो अबंडेंसेस यानी परसेंटेज में अबंडेंसेस मिली हुई हैं, इनको हम नॉर्मली माना जो डेसिमल सिस्टम है उसमें कन्वर्ट करेंगे। उसमें कन्वर्ट करने का रूल ये है कि ये जो 90.90% है ना, इसको हम डिवाइड करेंगे 100 के साथ, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 100। जब 98.90 को 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0.9890, जैसे ये है 0.9890। और जब 1.10% को मतलब सॉल्व करेंगे तो इसको क्या करेंगे, 1.10 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ, और जब 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 0.0110। यानी जो अबंडेंस पहले उसको हमने सॉल्व करके नॉर्मल डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट किया ताकि सॉल्व करने में आसानी हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद आ जाएं, देखें एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन पे आ जाएं, तो ये जो अबंडेंस है ये डेसिमल सिस्टम में ये लिखी हुई है किसकी, कार्बन 12 की। पहले क्या थी 98.90%। तो यहाँ पे जब हमने इसको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट किया तो ये हो गई 0.9890। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कार्बन 12 के मास के साथ जो था 12.0000, ठीक है। अब इस पूरे के पूरे रिजल्ट को हम ऐड करेंगे इसके साथ कि कार्बन जो 13 है उसकी अबंडेंस थी 1.10। जब उसको हमने 100 के साथ डिवाइड किया तो हमें रिजल्ट में मिला 0.0110। इसको हम अबंडेंस को मल्टीप्लाई करेंगे कार्बन 13 के मास के साथ जो हमने पहले पढ़ा कि 13.003355 था। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इनका जो रिजल्ट आएगा उसको हम इनके रिजल्ट के साथ ऐड करेंगे। जैसे ये देखें कि इन दोनों का रिजल्ट जो आया वो आया 11.86800। इसको हम ऐड करेंगे जो इसका रिजल्ट कार्बन 13 की अबंडेंस और मास नंबर का आया। अब जब इनको ये दोनों मिल गए तो इनको जब हमने ऐड किया तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जो हमें मिला 12.011 एटॉमिक मास यूनिट। तो अब हम कहेंगे कि जी एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जो है वो है 12.011, ठीक है। तो ये एवरेज एटॉमिक मास है कार्बन का। अब यहाँ पे भी देखें, ये जो भी पीरियोडिक टेबल्स हैं इनमें एवरेज एटॉमिक मासेस लिखे होते हैं। ये देखें, अब हाइड्रोजन को जब इस तरह सॉल्व किया जाएगा ना तो उनका एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा 1.01। देखें यहाँ पे 1.01 लिखा हुआ है ना,
तो ये 1.01 आखिर क्या है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स थे, जब उनकी नेचुरल अबंडेंसेस के साथ उनके मास नंबर्स को मल्टीप्लाई करके और रिजल्ट में उन सबको जो ऐड किया, जब उनको हमने ऐड किया तो नतीजे में हमें जो मास मिला उसे हम एवरेज एटॉमिक मास कहेंगे, उसे हमने पीरियोडिक टेबल में रख दिया। तो ये जो भी मासेस लिखे हुए हैं, ये जैसे लिथियम का 6.94 है, तो ये जो भी मासेस लिखे हुए हैं, ये सब के सब मासेस जो हैं ये क्या हैं, नेचुरल मतलब वो एवरेज एटॉमिक मासेस हैं, ये जहां जितने भी लिखे हुए हैं। अब सपोज देखें हीलियम का यहाँ पे 4.00 लिखा हुआ है, लेकिन लिथियम का 6.94 लिखा हुआ है। अब जब लिथियम का 6.94 लिखा हुआ है तो हम इसको इजी करने के लिए राउंड ऑफ करेंगे, तो लिथियम का एटॉमिक मास जब 9 को राउंड ऑफ करेंगे तो बन जाएगा 7। राउंडिंग ऑफ डेटा एक पूरी की पूरी टॉपिक है जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री और फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में भी पढ़ी जाती है और मैथमेटिक्स में भी। ठीक है, ये अलग टॉपिक है, तो इसको अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह जरूर कर लेंगे। तो ये लिथियम का मास हम याद करेंगे जी 7। लिथियम का मास 6.94 याद करने की जरूरत नहीं, करें तो अच्छा है लेकिन मुश्किल हो जाता है बहुत याद करना, इसलिए हम याद करेंगे कि जी लिथियम का मास है 7। बेरिलियम का 9.01, तो इसको हम 9 पढ़ेंगे। अब बोरान का 10.81 है, तो इसको हम राउंड ऑफ करके बोरान का मास 11 पढ़ेंगे। कार्बन का मास है 12.11, तो इसको हम राउंड ऑफ करके 12 पढ़ेंगे। नाइट्रोजन का मास 14.01 है, तो इसको हम जस्ट 14 पढ़ेंगे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का मास 15.99 है, तो इसका मतलब इसको राउंड ऑफ जब करेंगे तो राउंड ऑफ में हमें रिजल्ट मिलेगा 16, तो हम ऑक्सीजन के मास को 16 पढ़ेंगे डायरेक्ट। या जैसे फ्लोरीन है, इसका जो लिखा हुआ है वो 18.99 लिखा हुआ है। अब जब 18.99 लिखा है तो इसको हम जब राउंड ऑफ करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 19, तो फ्लोरीन का जो हम एवरेज एटॉमिक मास पढ़ेंगे वो 19 पढ़ेंगे, और नियान का 20.18 है तो ये इसको 20 पढ़ेंगे। जैसे सोडियम का यहाँ पे 23 हम पढ़ेंगे क्योंकि 22.99 लिखा हुआ है। ठीक है, मैग्नीशियम का है, इसको 24 ही पढ़ेंगे, और यहाँ पे एल्यूमिनियम का 26.98 लिखा है तो इसको हम 27 पढ़ेंगे। सिलिकॉन को 28 ही पढ़ेंगे, और ये जो फास्फोरस है इसको 31 पढ़ेंगे। ठीक है, सल्फर को हम 32 पढ़ेंगे, और क्लोरीन को हम 35 पढ़ेंगे, और आर्गन जो है इसका लिखा हुआ है 39.95, तो इसको हम सिंपली 40 पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम आर्गन को 40 पढ़ लेंगे क्योंकि इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमें बात समझनी है कि ये जो पीरियोडिक टेबल में हमें मास मिला हुए हैं ये एवरेज एटॉमिक मासेस हैं, और इनको पढ़ने का तरीका हमने आपको बता दिया कि कौन कौन से मासेस कितने कितने याद करने हैं। अब उसके बाद आप आगे आ जाएं कि पोटासियम का एवरेज एटॉमिक मास जो है वो 39.09 है। अब एक बात थोड़ी नोट करें कि पोटासियम का एटॉमिक नंबर 19 है और आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, लेकिन आर्गन का यहाँ पे एटॉमिक मास जो है वो थोड़ा सा ज्यादा लिखा हुआ है पोटासियम से। उसकी वजह यह है कि आर्गन की जब एवरेज निकली तो वो 39.95 निकली है, और पोटासियम की जो एवरेज निकली है वो 39.09 निकली है। तो ये बात जहन में रख लें कि आर्गन का जो हमने मास याद करना है वो क्या करना है 40, और पोटासियम का जो मास याद करना है वो 39, और कैल्शियम का भी हम डायरेक्ट 40 पढ़ेंगे क्योंकि 40.08 है। तो कैल्शियम तक आपको मासेस भी याद होने चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मासेस लिखे हुए हैं वो मासेस एवरेज एटॉमिक मासेस हैं। ओके, उसके बाद ये हमने एक पॉइंट ऐड की है इसमें, ये देखें, ये आपके सॉल्व करने की है, ये सोल्यूशन हुआ है लेकिन आप इसको प्रैक्टिकली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉपर अ मेटल नोन सिंस एंशिएंट टाइम्स, बहुत पुराना टाइम से इसे जाना जाता है, इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल्स एंड पेनीज among other things. The atomic masses of its two stable isotopes, इसके दो स्टेबल आइसोटोप्स कह रहे हैं, उनके एटॉमिक मासेस ये हैं कि कॉपर है जिसका एटॉमिक नंबर 29 और एटॉमिक मास 63 है, और उसकी अबंडेंस जो है 69.09% है, और दूसरा कॉपर है 29 जिसका एटॉमिक नंबर और 65 उसका मास नंबर है। ये देखें इधर 63 और इधर 65, इसकी नेचुरल अबंडेंस है 30.91%। तो ये जो इनके मासेस हैं 62.93 एटॉमिक मास यूनिट, 64.9278 atomic mass units respectively. Calculate the average atomic mass of copper. The relative abundances are given in parentheses.
अब यहाँ पे ये देखें स्ट्रेटेजी कैसे अपनानी है हमने, ईच आइसोटोप कंट्रीब्यूट्स टू एवरेज एटॉमिक मास बेस्ड ऑन इट्स रिलेटिव अबंडेंस। ये हमने पहले ही पढ़ा कि अपनी रिलेटिव, जितना वो ज्यादा अबंडेंस में होगा, जितने ज्यादा पाया जाएगा नेचुरली अर्थ पे, उतना ज्यादा वो एवरेज एटॉमिक मास में कंट्रीब्यूट करेगा। जितना कम पाया जाएगा उतना कम एवरेज एटॉमिक मास में कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन ये तय बात है कि हर एक आइसोटोप जो है किसी एलिमेंट का, वो एवरेज एटॉमिक मास में कंट्रीब्यूट करता है। मल्टीप्लाइंग द मास ऑफ एन आइसोटोप बाय इट्स फ्रैक्शनल अबंडेंस, नॉट परसेंट, परसेंट के साथ नहीं बल्कि अबंडेंस, क्योंकि परसेंट को हमने सॉल्व करके डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है, will give the contribution to average atomic mass of that particular isotope। जैसे देखें फर्स्ट द परसेंट कन्वर्ट किए जाते हैं, जैसे 69.09% थी जैसे हमने पहले किया, इसको हम कन्वर्ट करेंगे 69.09 डिवाइडेड बाय 100, जिसको सॉल्व करेंगे तो 0.6909 मिलेगा। और 30.91 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 30.91 डिवाइडेड बाय 100, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.3091 मिलेगा। अब हमने कंट्रीब्यूशन कर ली। अब वी फाइंड द कंट्रीब्यूशन टू द एवरेज एटॉमिक मास फॉर ईच आइसोटोप, देन ऐड द कंट्रीब्यूशंस टुगेदर। अब इनको ऐड कर दें, ठीक है। अब वो ऐड कैसे होगा कि ये जो 0.6909 ये जो अबंडेंस है, इसको मल्टीप्लाई करें उसके एटॉमिक मास से। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रिजल्ट मिलेगा, उसको हमने ऐड करना है इन दोनों के मल्टीप्लाई के रिजल्ट को। अब जब उनको दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 63.55 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से हमें सारे के सारे एटॉमिक मास यूनिट्स मिल जाएंगे। अब एवरेज एटॉमिक मास ये प्रॉब्लम है, ये जो आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपके लिए असाइनमेंट है कि 3 आइसोटोप्स ऑफ सिलिकॉन, जैसे सिलिकॉन 28, सिलिकॉन 29 और सिलिकॉन 30। एक सिलिकॉन जिसका एटॉमिक वेट 28 है, एक 29 है और एक का 30 है, उसका एग्जैक्ट एटॉमिक जो वेट है वो 27.976 और उसके बाद 29.974995, यहाँ पे 2 डॉट्स आ गई हैं लेकिन यह यहाँ पे एक ही डेसिमल है, और उसके बाद 29.973770, ठीक है। तो देयर परसेंट अबंडेंसेस आर 9240। अब जो सिलिकॉन 28 है ना, जिसका एटॉमिक वेट 28 है, उसका जो एग्जैक्ट मास है वो 27.97 है, ठीक है। ये इस तरह से है, यानी ये और ये एक चीज है, ठीक है। हम आपके लिए जो है एक आसानी कर देते हैं, ये दोनों एक चीज हैं, ये दोनों एक चीज हैं और ये दोनों एक चीज है, ठीक है। तो उसके बाद ये जो 92.23% अबंडेंस है ना, ये सिलिकॉन 28 की है, और ये जो 4.67% अबंडेंस है ना, ये सिलिकॉन 29 की है, और ये जो 3.10% है ना, ये सिलिकॉन 30 की है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपने करके दिखाना है, ठीक है। तो ये जब आप हमें करके दिखाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बात समझ आ जाएगी। आज की हमारी ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होती है।